गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। ठीक है, जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो जीवित है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए ना तो जितने भी सजीव है वो किस में जाएंगे, जैव संसाधन के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, तो ये बताएं चट्टानें क्या जीवित होती हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। खेल का मैदान ये भी क्या है, निर्जीव है। धातुएं भी क्या है, निर्जीव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पशुधन। ठीक है, जैव संसाधन कौन सा है, पशुधन। पशुधन मतलब जितने भी पशु हैं। ठीक है, अगला सवाल है नवीकरणीय योग्य। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन वह संसाधन होता है जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करें और वापस से भी वो हमको क्या हो, लगातार मिलते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलते हैं हम लोग, नवीकरणीय योग्य। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पवन ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक वायु है यानी पवन बह रही है तब तक ये ऊर्जा भी है। वन भी जब तक वन है तब तक ये है। ठीक है, और जल भी। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है, गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भूमि निम्नीकरण मतलब होता क्या है, यदि भूमि पर क्या हो, नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, यानी उसका जो गुण है फसल वगैरह उगाने का, ठीक है, उसका जो नेचर है वो सब क्या हो जाए, थोड़ा प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमि निम्नीकरण। और हमने देखा था क्या कि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के कारण क्या हुआ था, हरित क्रांति के कारण हुआ था ये कि वहां पे भी भूमि निम्नीकरण हो गया था। हरित क्रांति में क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया था, सिंचाई किया गया था, मतलब पानी ज्यादा दिया गया था। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा में अगर बोलेगा कि भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अधिक सिंचाई। ठीक है, लेकिन अगर गुजरात व राजस्थान में बोल दे, गुजरात व राजस्थान में, तो वहां पे क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा पशु के द्वारा चराई किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अति पशुचारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। याद रखें कि ये कुछ अलग नहीं है, लाल और पीली एक ही है। होता ये है कि जब लाल मिट्टी को क्या किया जाता है, पानी में डाला जाता है तो लोह ऑक्साइड क्या होते हैं, घुल जाते हैं और फिर उसका जो नेचर मतलब कलर हो जाता है वो पीला रंग का हो जाता है। तो ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो याद रखेंगे ये उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जिस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी से बना है वह है, मतलब उत्तर भारत जो है, अगर देखा जाए ये भारत है। ठीक है, तो भारत का अगर देखा जाए पूरा उत्तरी इलाका ये कौन सी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी से ये क्या है, बना हुआ है। उसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये है कहाँ पे, तो ये है ज्यादातर गुजरात महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां पे क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ठीक, अगला है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है। मतलब अगर देखा जाए तो संसाधनों का ज्यादातर प्रयोग करने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या है, तो भूमंडलीय तापन, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो सही बात है, ये बढ़ रहा है। भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि का क्या हो जाएगा, अगर आप लोग लगातार भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, भूमि का जो गुण होता है उसमें बदलाव आ जाता है। उसके अलावा ओजोन परत अवक्षय, ठीक है, हाँ, ओजोन परत भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्षय हो रहा है उसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो याद रखेंगे रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ये कब हुआ था, तो 1992 में। ठीक है, इसी में कहा गया था एजेंडा 21। ठीक है, याद रखेंगे एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। एजेंडा 21 में 21 शर्त रखी गई थी कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि आगे का कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जून 1992 में। ठीक है, अगला है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता है। तो याद रखेंगे इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो शुमशेर ने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो झारखंड में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो वहां पे होता है खनन। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, कोयला वगैरह ये सब क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो वहां पे खनन के कारण क्या हो रहा है, तो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, चलो, यानी अगर देखा जाए इसी में अगर देखा जाए झारखंड में बोलेगा तो खनन। इससे पहले हमने देखा गुजरात,
व राजस्थान में, ठीक है। तो अगर गुजरात और राजस्थान में बोलेगा भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अति पशुचारण, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा क्या करना, पशुओं को चराना। अगर बोलेगा पंजाब व हरियाणा में, ठीक है, पंजाब व हरियाणा में, तो होगा क्या, अधिक सिंचाई, वहां पे क्या हुआ था, काफी ज्यादा सिंचाई हुआ था, जिसके कारण भूमि का क्या हो गया था, निम्नीकरण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अधिकतर गहरी तथा अम्लीय किस मृदा का गुण है। मतलब अगर देखा जाए कौन सी मिट्टी है जिसका जो गुण है वो अम्लीय है, यानी पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और वो ज्यादातर गहराई में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये अगर गुण है ये किसका है, लेटराइट का, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी अगर देखा जाए तो ज्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहां पे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए भारत में कहाँ पे ज्यादातर मिलती है, तो केरल, कर्नाटक, ये सब इलाका में। यहाँ पे याद रखेंगे एक और बात कि काजू की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि मतलब क्या, सीढ़ीनुमा कृषि, ठीक है। होता यह है कि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी के जैसा क्या किया जाता है, आकृति बनाया जाता है, ठीक है, और वहां पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती को सोपानी कृषि बोलते हैं या सीढ़ीनुमा कृषि, ठीक है, या उसी को एक और नाम है समोच्च रेखीय कृषि, ठीक है, समोच्च रेखीय कृषि। ये सामान्यतः याद रखेंगे ज्यादातर कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। मतलब सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं कच्चा माल के रूप में, तो याद रखेंगे उसमें चूना पत्थर का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कल भी हमने बताया था कि लौह उत्पादक बोले और साथ ही साथ बोल दे मैग्नीज, ठीक है। ये दोनों में कौन है, तो उड़ीसा है प्रथम नंबर पे, ठीक है। चलिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी वैसा खनिज जिसके बिना उद्योग ही संभव नहीं है। जितने भी फैक्ट्री वगैरह स्थापित होते हैं उस खनिज के बिना ये संभव नहीं है। वो कौन सा होगा, तो लोहा, ठीक है। लोहा के बिना कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है उद्योगों की जननी। चलिए इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ये अधात्विक मतलब जिसमें अधातु पाया जाए, ठीक है, जिसमें अधातु पाया जाए। और धात्विक मतलब क्या होगा, जिसमें धातु पाया जाए, ठीक है। तो धातु में जाहिर सी बात है सोना हो जाएगा, चांदी भी होगा, टीन भी, ये तीनों अगर देखा जाए क्या है, धात्विक खनिज है। लेकिन अधात्विक अगर बोलेगा तो कौन है, अभ्रक, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। याद रखेंगे भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक अगर देखा जाए तो प्राचीन काल के काफी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है, आइए भारत से संबंधित थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। याद रखेंगे कि सबसे पहले तेल यानी पेट्रोलियम वगैरह निकाला भी गया था तो असम के डिगबोई से, और वहीं पे एक तेल शोधन कारखाना भी स्थापित किया गया था। तो सबसे पुराना ये सबसे पहला अगर बोलेगा वो कौन सा है, असम का डिगबोई, ठीक है। अगला सवाल, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से नंबर पे आ रहा है भारत मैग्नीज उत्पादन में, तो याद रखेंगे तृतीय नंबर पे आता है, ठीक है। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो ये तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि राजस्थान में क्या होता है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि वहां पे मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है, ठीक है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो लोहे का निर्यात याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम से किया जाता है। ये है कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में। और आप लोगों को पता है ये कोलकाता है पश्चिम बंगाल में या मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा, इसके बारे में हम लोग पढ़े अभी जस्ट, ठीक है। ये अगर भारत है तो ये वाला इलाका में क्या पाया जाता है, ज्यादातर काली मृदा पाया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम याद रखेंगे रेगूर मृदा, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यानी अगर देखा जाए तो 1968 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था, ताकि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, यानी बचाव किया जाए। तो ये कौन सा कन्वेंशन था, तो याद रखेंगे अफ्रीकी कन्वेंशन था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, साइंस में आप लोग पढ़े हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो उड़ीसा दोनों खनिज में, लौह अयस्क में भी और मैग्नीज में भी, ठीक है, दोनों में क्या है, ये प्रथम नंबर पे, ठीक।
भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो याद रखेंगे भारत में तांबा का जो कुल भंडार है वो 125 करोड़ क्या है? टन है। ठीक है, ये सब याद रखने वाला चीज है, समझने वाला नहीं। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? मतलब अगर हम लोग एल्यूमिनियम बना रहे हैं तो कौन सा खनिज को निकालेंगे भूमि के अंदर से ताकि उससे हमको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाए? तो उसके लिए याद रखेंगे आप लोग कि बॉक्साइट निकाला जाता है। ठीक है, और उसी से क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज वह होता है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें लोहे के क्या पाए जाए? अंश पाए जाए, यानी कुछ ना कुछ मात्रा में लोहा पाया जाए, तो उस प्रकार के खनिज को क्या बोलते हैं हम लोग? लोह युक्त खनिज। इसमें अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है चूना पत्थर में कोई लोहा नहीं पाया जाता, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम पाया जाता है, अभ्रक में भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? मैग्नीज। ठीक है, चलिए अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, वैसा रसायन जो क्या कर रहा है? मेढक के प्रजनन को प्रभावित कर रहा है, मतलब उसका अंडा देने की क्षमता उसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो कौन सा रसायन है? याद रखेंगे वो रसायन का नाम है एंड्रीन। ठीक, अगर देखा जाए इसके बारे में, एंड्रीन के बारे में, तो ये आया कहां से? तो होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग खरपतवार को क्या करते हैं, जब हटाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार मतलब क्या है? जब हम लोग फसल उगा रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई अन्य जो घास वगैरह उग जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? रसायन का प्रयोग किया जाता है, और उस रसायन में ही क्या होता है? एंड्रीन होता है। ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है? धीरे धीरे मेढक का जो प्रजनन है वो क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कल भी हम लोग देखे थे कि अगर ये भारत है, ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तट से लेकर के 19.2 किलोमीटर तक का इलाका में जो भी संसाधन पाए जाएंगे उसको बोला जाता है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा, अगर ये बल्ब है तो बल्ब का ये फिलामेंट है। ठीक है, इसको बनाने में टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, टंगस्टन भी अगर देखा जाए तो लोह युक्त धातु है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए बहुत पहले का है, अभी तो चेंज हो गया है। तो भारत में उस समय अगर देखा जाए वन का विस्तार कितना था? तो 20.60%। ठीक है, यानी 20.60%। ठीक है, चलिए किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा में। ठीक है, चलिए भारत आत्मनिर्भर है लोहा। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, तो कपास की खेती के लिए याद रखेंगे काली मिट्टी जिसको रेगूर भी कहा जाता है, ये कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर देखा जाए मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। ठीक है, ये सामान्यतः देखा जाए तो महाराष्ट्र गुजरात वाला इलाका में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड का कोडरमा, उसके अलावा गया, ये सब किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझना पहले कि भारत में अगर देखा जाए यूरेनियम वो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आता है। संभाव्य संसाधन वह संसाधन होता है जिसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बस अभी रखा हुआ है संचित रूप से भूमि के अंदर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये भारत में कहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम सबसे ज्यादा? तो याद रखेंगे झारखंड का जादूगोड़ा, ये जादूगोड़ा में काफी ज्यादा क्या है? यूरेनियम। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म, और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।